हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति सिन्हा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटी प्लानिंग पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने कैपेसिटी प्लानिंग पार्ट 1 में कैपेसिटी प्लानिंग की मीनिंग देखा, ये सारी चीज़ों को देखा था। अब हम उसके आगे का पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले एक ब्रीफ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें मतलब क्या चीज़ें होती हैं। तो कैपेसिटी प्लानिंग एक्चुअल में होता है अ टारगेट अबाउट डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ यूजफुल ओनली इफ़ इट इज़ फिजिबल. With the help of capacity planning, we can test the feasibility of plant output against existing capacity. A capacity planning plans translate an output plan into input terms by approximating how much of the capacity will be consumed. इसका मतलब ये होता है कि जो एक कैपेसिटी प्लानिंग जो होता है वो एक प्रोडक्शन प्लान्स के इनपुट के रेफरेंस में बदल देती है और यह बताकर की जाती है कि क्षमता का दोहन किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर कई सारी चीज़ों को पढ़े हैं। अब कैपेसिटी प्लानिंग के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ जानने के बाद कि कैपेसिटी प्लानिंग होता क्या है, हम उसके इवैल्यूएशन साइड में जाते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी प्लान्स का मतलब सबसे पहले क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि द वेरियस ऑल्टरनेटिव प्लान्स डेवलप्ड विल हैव टू एनालाइज टू फाइंड द वन विच इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल. This involves a quantitative analysis to find the economic consequences of various plants. मतलब कि जो भी हमारा डेवलप किया हुआ कई तरीके का जो वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेटिव जो प्लान्स होता है उनको एनालिसिस करना होगा ताकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल प्लान को चुना जा सके। इसमें कई तरीके के डिफरेंट प्लान्स जो होते हैं कि इकोनॉमिकल रिजल्ट को देखने हेतु जो भी हमारे क्वांटिटिव एनालिसिस होते हैं उनको करना होता है। अगर हम लोग फ्यूचर को देखा जाए तो फ्यूचर टोटल अनसर्टेन है, इसलिए हम लोगों का सही प्रभावों जो सही हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका एक्यूरेट मात्राओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों का जो रिस्क होता है या फिर अदर पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उनके क्वांटिटिव को मेज़र करने की ज़रूरत होती है। हर एक बोलना चाहिए प्रत्येक या फिर हर एक जो ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी प्लान्स होती हैं उनको एक जनरल प्रोसीजर में ये ज़रूरी होता है कि कई वर्षों में जो भी हम लोगों का डिफरेंट ईयर्स होते हैं योजना काल तक होने के लिए कैश फ्लो को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है, सूचीबद्ध करना पड़ता है। खर्च की जो लागतें होती हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनके कॉस्ट जो होते हैं, कैश का जो एक्सटर्नल सोर्स होता है, एक्सटर्नल फ्लो होता है, या फिर हम लोगों का जो रिसीव होता है राजस्व में, या फिर राजस्व का हम लोग बोल सकते हैं राजस्व एंटरप्राइजेज में, ठीक है, जो भी हमारा एंटरप्राइजेज में होता है ये सारी फ्लो को हम यहाँ चेक करते हैं। जब ये जो हम लोगों के ऑल जो कैश फ्लो जो है ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल कॉस्ट पर डिस्काउंट किए जाते हैं तब हमें प्रत्येक क्षमता के लिए प्रत्येक कैपेसिटी प्लान के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त होती है। अगर हम लोग एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो प्लान जो होता है सबसे अट्रैक्टिव होता है जिससे एनपीवी मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। आगे जब हम ऐसा देख सकते हैं कि जब डिमांड मतलब व्हेन द डिमांड ग्रोथ इज हाईली अनसर्टेन, the consequent cash flow inflows from any capacity plans are not reliable enough to make any conclusion. In such a case, knowledge of the probability distribution of demand is quite useful, and in the absence of the detailed distribution, one needs to know the optimistic expected and pessimistic predictions of demand. For each of these scenarios, the NPV for each alternate capacity plan can be computed. Different and appropriate capacity plans can turn out to be the most economic under each of these scenarios. Let's move ahead estimating future capacity needs. Capacity requirements can be evaluated from the two perspectives. There are two perspectives. The first one is long-term capacity strategies and short-term capacity strategies is second one. जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजी होता है उसको अगेन 3 में क्लासीफाइड किया गया और जो शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको अगेन 8 में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजीज क्या होता है एक्चुअल में। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी रिक्वायरमेंट आर मोर डिफरेंट टू डिटरमाइन बिकॉज द फ्यूचर डिमांड एंड टेक्नोलॉजी आर अनसर्टेन. Forecasting for 5 or 10 years into the future is more risky and difficult.
Even sometimes companies today's product may not be existing in the future. Long range capacity requirements are dependent on marketing plans, product development and life cycle of the product. Long term capacity planning is concerned with the accommodating major changes that affect overall level of the output in long term, more than 1 year. Marketing environment assessment and implementing the long term capacity plans in a systematic manner are the major responsibilities of management. So मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजीज को 3 में कैटेगराइज किया गया. तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मतलब होता है बहु उत्पाद. अगर हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ से देखें तो कंपनी के लिए प्रॉफिट को इंक्रीज करना में एक से मोर देन वन प्रोडक्ट एक सी सुविधा में मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है, वो कोशिश ये करती है कि कंपनी की जो भी प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने के लिए वो सुविधाओं में, एक ही सुविधाओं में कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें. So, the manufacturing of multiple products will reduce the risk of failure. Having more than one product help the capacity planners to do a better job because products are in different stages of their life cycles. It is easy to schedule them to get maximum capacity utilization. The second one is phasing in capacity. Phasing in capacity in high technology industries and in industries where technology development are very fast, the rate of obsolescence is high. Product should be brought into the market quickly. The time to construct the facilities will be long and there is no much time as the product should be introduced into the market quickly. Here the solution is phase in capacity on modular basis. Some commitment is made for building funds and meant towards facilities over a period of 3 to 5 years. This is an effective way of capitalizing on technological breakthrough. So third one is phasing out capacity. That means the outdated manufacturing facilities cause excessive plant closures and downtime. The impacts of closure are not limited to only fixed cost of plant and machinery. Thus the phasing out here is done with humanistic way without affecting the community. The phasing out options make alternative arrangement for men like shifting them to other jobs and or to the other locations, etc. So there is two type of estimating future capacity needs. First one is long term capacity strategies and second one is short term capacity strategies. अगर मैनेजर्स जो होते हैं अक्सर वो प्रोडक्ट के डिमांड का जो भी पॉसिबिलिटीज़ होता है उसको छोटी अवधि के लिए जो भी उनका वर्कलोड होता है जो सुविधा से हो जाए, जो सुविधा से जो आसानी से किया जाए का यूज़ करते हैं. जो मैनेजर्स जो होते हैं वो कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट और उनकी फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरी जो भी उनके लिए जो नेसेसरी आउटपुट का एडवांस जो होता है 12 मंथ को देखते हैं. जो मैनेजर होते हैं तब स्थित जो भी कैपेसिटी या फिर ज़रूरी कैपेसिटी की तुलना करते हो और तब डिसीजन लेते हैं कि कब क्षमता कब कैपेसिटी की व्यवस्था की ज़रूरत है. फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ अप टू 1 year fundamental capacity is fixed. Major facilities will not be changed. Many short-term adjustments for increasing or decreasing capacity are possible. The adjustment to be required depend upon the conversion process, like whether it is capital intensive or labor intensive or whether product can be stored as inventory. Capital intensive processes depend on physical facilities, plant and equipments. Operating these facilities more or less intensively than normal can modify short-term capacity. In labor-intensive process, short-term capacity can be changed by laying off or hiring people or by giving overtime to workers. The strategies for changing capacity also depends upon how long the product can be stored as inventory. The short-term capacity strategic are represented in the following points. So first point is inventories. Stock finished goods during slack periods to meet the demand during peak periods. Second one is backlog. During peak periods, the willing customers are requested to wait and their orders are fulfilled after the peak demand period. Third one is employment level, hiring and firing. Hire additional employees during peak demand period and lay off employees as demand decreases. Fourth one is employees training. Develop multi-skilled employees through training so that they can be routed among different jobs. The multi-skills help
as an alternative to hiring employees. Fifth one is workforce utilization. Employees are made to work overtime during peak hours and work fewer hours during slack hours, flexible work hours. Subcontracting during peak periods, hire the capacity of other firms temporarily to make the component part of products. Second last is process design. Change job content by redesigning the job. And last one is maintenance. Temporarily discontinue routine maintenance so that this time can be utilized for production. So moving ahead, we are looking about factors of capacity planning. There are five major factors of capacity planning. The first one is forecasting of demand. Demand forecast is going to influence the capacity plan to insignificant way. As such, it is very difficult to forecast the demand with accuracy as it changes significantly with the product life cycle stage. Number of products with long life cycle usually exhibit steady demand growth compared to one with shorter life cycle. Thus, the accuracy of forecast influence the capacity planning. Second factor is पेंट एंड लेबर एफिशिएंसी. सो यहाँ पे एक्चुअली सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ बोलने में और लिखा भी गलत है. इसको रिकरेक्ट करना चाहूँगी. ये पेंट एंड लेबर एफिशिएंसी नहीं बल्कि ये प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी है, जिसमें किसी भी प्लांट के और इक्विपमेंट के 100% कुशलता नहीं होती है. हम भी जानते हैं कोई भी प्लांट या उनका इक्विपमेंट जो होता है वो कभी भी किसी भी प्लांट का इक्विपमेंट जो होता है वो 100% कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है. तो हमेशा उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो 100% से कम रहती है, जो मशीन के बिगड़ने का कारण समय पे ख़राब या शेड्यूलिंग या दूसरे कारण से लेट हो जाने की वजह से यह होता है. प्लांट का जो भी एफिशिएंसी औजार इक्विपमेंट या फिर इक्विपमेंट पर या फिर प्लांट पर अलग अलग होती है. मतलब प्लांट की एफिशिएंसी जो होती है वो इक्विपमेंट पे या प्लांट पे अलग अलग होती है. सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेबर एफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. द स्टैंडर्ड टाइम सेट बाय द इंडस्ट्रियल इंजीनियर इज फॉर रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल वर्कर, बट द एक्चुअल वर्कर्स डिफर इन देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी. The actual efficiency of the labor should be considered for calculating efficiency. Thus, plant and labor, if efficiently, are very much essential to arrive at realistic capacity planning. So, third factor is subcontracting. Subcontracting means subcontracting refers to the offloading some of the jobs to outside vendors, thus hiring the capacity to meet the requirement of the organization. A careful analysis as to whether to make or to buy should be done. An economic comparison between cost to make the component or buy component is to make the take decision. The fourth factor is multiple shift operation. Multiple shifts are going to enhance the firm's capacity utilization, but especially in the third shift the rejection rate is higher, especially for process industries where investment is very high. It is recommended to have a multiple shifts. The last factor is management policy. So the management policy with regards to subcontracting multiplicity of shifts, मतलब decision regarding how many shifts to operate, which workstation or department to run for the third shift, machine replacement policy etc. are going to affect the capacity planning. सो अब हम आगे देखते हैं कैपेसिटी प्लानिंग मॉडलिंग. तो कैपेसिटी प्लानिंग मॉडलिंग एक्चुअल में इसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता योजना मॉडलिंग. जैसा इससे नाम से क्लियर होता है कि कैपेसिटी प्लानिंग का मॉडल कैसे यूज़ हुआ है. तो सेवरल मॉडल्स आर यूजफुल इन कैपेसिटी प्लानिंग. प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस इज हेल्पफुल व्हेनेवर द टाइम वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड. Aggregate planning models are useful for examining how best to use existing capacity in the short term. Break-even analysis can identify the minimum breakdown volume when comparing projected cost and revenues. Besides these models, also important models for evaluating short-term capacity utilization, linear programming, and computer simulation. And third model, decision tree analysis. These three models serve to illustrate the diversity of capacity problem confronting the operation manager. So now
हम आगे बढ़ते हैं डिसीजन ट्री एनालिसिस अप्लाइड टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, कि कैसे जो डिसीजन ट्री एनालिसिस जो होता है वो कैपेसिटी प्लानिंग के एक्सपेंशन में कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइमल्टेशन मॉडल्स फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म क्वेश्चन ऑफ हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, बट द प्लानर ऑल्सो फेसेस लॉन्ग टर्म डिसीजन. One such decision has to do with capacity expansion. One technique for analyzing this and other sequential decision is decision tree analysis. Decision tree analysis comprises the following 3 steps. The first one is tree diagramming, second is estimation, and third is evaluation and सेलेक्शन. सो ट्री डायग्रामिंग में हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जितने भी जो भी डिसीजन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सीक्वेंस करते हैं, उनको जमाने का काम करते हैं. नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि जो भी हम लोगों का हर एक जो डिसीजन जो होता है उनके ऑल्टरनेटिव डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं. देन हम हर डिसीजन के जो भी आइडेंटिटी द चांस इवेंट्स देन कैन ऑक्योर ऑल्टर ईच डिसीजन. एंड लास्ट में हम लोग ये करते हैं कि डेवलप अ ट्री डायग्राम शोइंग द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन एंड चांस इवेंट्स. नेक्स्ट हम लोगों का जो एस्टिमेशन जो होता है, जो सेकेंड प्रोसीजर होता है, उसमें हम ये करते हैं कि एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ ईच चांस event, and second estimate the financial consequences of each possible outcome and decision alternative. जो हमारा last procedure होता है evaluation and selection, in this we calculate the expected value of each decision alternative, select the decision alternative offering the most attractive expected value. सो यहाँ पे हम लोगों का कैपेसिटी प्लानिंग पूरा टॉपिक एक कंप्लीट हो गया. आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या होता है. मैं यहाँ पर एक बार अपने लेक्चर को कंक्लूड करने के पहले मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि कैपेसिटी एक्चुअल में कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्टिव यूनिट टू प्रोड्यूस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. मतलब एक दिए हुए टाइम पीरियड में हम लोगों का प्रोडक्शन का कितना कैपेसिटी हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, चाहे हमको उसको यूनिट में ही प्रोड्यूस करना हो. इस तरीके से मैंने एग्जांपल उस समय भी समझाया था, अभी भी समझाती हूँ कि अगर एक छोटी मशीन में, एक स्मॉल हम लोगों की मशीन में अगर 500 यूनिट्स को एक शिफ्ट में उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और जो हम लोग का शॉप में एक शिफ्ट में जो होता है सप्ताह में 5 दिन चलाती है, और जो शॉप की कैपेसिटी है तो वो किस तरीके से तय की जाएगी. तो ये होता है कि 500 यूनिट इंटू 1 शिफ्ट इंटू 5 डे पर वीक. तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2500 हम लोगों का पर वीक आता है. सो थैंक यू सो मच.